हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक पार्ट है इम्पल्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के बाद हम लोग इम्पल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इम्पल्स का मतलब समझते हैं। If a large force acts for a very small interval of time, then the effect of force is known as impulse. For example, हमारे पास में कोई बॉल है और उस बॉल को हमने दीवार पे बहुत ही तेजी से मारा। जब हम दीवार पे बहुत तेज उसको मारते हैं तो वो दीवार से टकराती है और वापस आ जाती है। अब जिस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए वो बॉल दीवार से टकराई, उस टाइम पे उसने उस दीवार पे काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई किया। तो टाइम तो बहुत छोटा था लेकिन फोर्स काफी ज्यादा अप्लाई हुआ, तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्स आया दैट इज नॉन एज इम्पल्स। उसी तरीके से जब भी हम क्रिकेट का मैच देखते हैं तो बॉलर बहुत तेज स्पीड से बॉल को फेंकते हैं और जो बैट्समैन है वो उस बॉल को मारते हैं। बैट और बॉल का जो इंटरैक्शन है दैट इज फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन वहां पे फोर्स काफी ज्यादा लग रहा है। तो यहां पे भी जो फोर्स का इफेक्ट है उसे हम इम्पल्स कहेंगे। तो अगर एक लार्जर फोर्स छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लगता है तो वो इम्पल्स कहलाता है। इस इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर डिफाइन करना चाहो तुम इम्पल्स को तो यू कैन सिंपली डिफाइन इम्पल्स एज when a large force acts for a very small interval of time, acts for a very small interval of time, then the effect of force is known as impulse। अगर कोई भी फोर्स छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है तो हम उसे इम्पल्स कहते हैं, और जो इम्पल्स है उसे हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। द मैथमेटिकल फॉर्मूला विल बी फोर्स इनटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द स्मॉल टाइम इंटरवल जिसके लिए फोर्स लगा था। अगर यहां से हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगी इम्पल्स की? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की सेकंड, सो द न्यूटन सेकंड विल बी द एसआई यूनिट एंड आई इज इक्वल टू एफ डॉट टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पल्स। ठीक है, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें तो यहीं से निकाल सकते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला इज टी। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो वी विल बी गेटिंग एम एल टी माइनस वन, सो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की डेफिनेशन देख ली, इम्पल्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा, ऐसा यूनिट की बात कर ली, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया। अब बात आती है कि आखिर ये इम्पल्स को डिराइव कैसे किया जाएगा और इसका क्या रिलेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी ऑल नो दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अगर मैं यहां से ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं तो आई विल सिंपली राइट इट लाइक दिस, और सिंस वी ऑल नो दैट K इज इक्वल टू 1, तो यहां से फोर्स कितना आ गया dp अपॉन dt। ठीक है, अगर मैं इस t को इधर ले जाऊं तो नाउ आई हैव गॉट f डॉट डेल्टा t इज इक्वल टू dp। अगर मुझे टोटल इफेक्ट की बात करनी है, सिंस वी ऑल नो दैट इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो टोटल इफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 से t की लिमिट लगेगी और मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल मोमेंटम। दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग इट। ये हमारे पास में मोमेंटम आया। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? f कॉमन आ गया, 0 टू t डेल्टा t, दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम
मोमेंटम डीपी है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां पे मैंने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दी, तो जो डेल्टा पी मोमेंटम है वो पी के बराबर आएगा। अगर लिमिट लगाएंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाता है। अगर टी को भी यहाँ पे लिखें तो सिंपली एफ डॉट टी हमारे पास किसके बराबर आ गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि फोर्स इनटू टाइम को क्या कहा जाता है, वी कॉल इट इम्पल्स। तो क्या हम यहाँ पे फोर्स इनटू टाइम को इम्पल्स लिख सकते हैं क्या, वी कैन शॉर्टली राइट इट। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और वी कैन से दैट इम्पल्स इज what, it is the change in momentum। तो I is equal to delta P, और ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास में I is equal to delta P, और you can say the impulse is equal to change in momentum, इसको हम लोग impulse momentum theorem के नाम से भी जानते हैं। We call it impulse momentum theorem। ठीक है, तो हमें एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी मिल गई यहाँ पे, और अभी तक हम लोगों को इम्पल्स के दो फॉर्मूलाज मिले। एक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी, दूसरा फॉर्मूला मिला है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब क्या कोई तीसरा तरीका भी है जिससे हम इम्पल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, देयर इज थर्ड वे ऑल्सो। अगर हम फोर्स और टाइम का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो भी एरिया अंडर द फोर्स एंड टाइम ग्राफ आता है दैट गिव्स अस द इम्पल्स। तो क्या बता रही हूं मैं आप लोगों को, आई एम सेइंग अगर हमारे पास में एक कोई ग्राफ है जो हमने ड्रॉ किया है फोर्स एंड टाइम के बीच में, वाई एक्सिस पे फोर्स लिया इट इज इन न्यूटन, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया इन द सेकेंड्स, एंड वी आर हैविंग द वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स है तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। नाउ द एरिया अंडर दिस कर्व, दिस इज द एरिया जो इस कर्व के अंडर आ रहा है, एंड दिस एरिया इज नॉन एज व्हाट, दिस एरिया इज नॉन एज इम्पल्स आई। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, एरिया अंडर दी फोर्स टाइम ग्राफ, area under the force time graph gives us the impulse। ये हमें इम्पल्स दे देता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस भी बना सकते हो। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, जैसे हमारे पास में फर्स्ट वाला फॉर्मूला था, फर्स्ट वाला इम्पल्स का फॉर्मूला क्या आया, I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। तो आपको फोर्स दे दिया, टाइम दे दिया और इम्पल्स पूछ लिया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। दूसरा, फोर्स आपको वेक्टर्स की फॉर्म में दे दिया और टाइम स्केलर फॉर्म में दिया, नाउ यू हैव बीन आस्क्ड द इम्पल्स। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। दूसरा हमारे पास में चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स होता है। तो कुछ भी, कोई बॉल है उसको तुमने दीवार पे फेंका तो जाते टाइम उसका कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा, वो टकरा के वापस आएगी तो उसका मोमेंटम फाइनल होगा। तो वो जो भी चेंज इन मोमेंटम आया वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू इम्पल्स। थर्ड, हमें ग्राफ दिया हुआ हो सकता है और उस ग्राफ से पूछा जा सकता है कि ये एफ टी का ग्राफ है, नाउ यू टेल अस द मोमेंटम, यू टेल अस द इम्पल्स। तो जो भी एरिया अंडर द कर्व आएगा दैट विल बी गिविंग अस द इम्पल्स, वो हमें इम्पल्स दे देगा। तो तीनों फॉर्मूले हम लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू डेल्टा P, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और एक क्या आ जाएगा हमारे पास में, एफ टी कर्व का जो एरिया है, एरिया ऑफ एफ टी कर्व, दिस इज गोइंग टू गिव अस द इम्पल्स। सो दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द इम्पल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हम लोगों ने बात कर ली इसकी। आगे है इम्पल्स फॉर ए वेरिएबल फोर्स, तो वही जो एफ टी कर्व अभी हम लोगों ने बात की थी, दैट विल कम अंडर द इम्पल्स। अब बात आती है एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स। तो देखो एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स में तुम बहुत अच्छे से इसका जो फॉर्मूला है उसको ध्यान रखना, फिर उसके बाद में वन बाय वन यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं इन सबको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे सबसे पहले लिखा है कि जब भी हम क्रिकेट का मैच देखते हैं तो जो क्रिकेटर है वो क्या करते हैं, किसी भी बॉल को कैच करके यहां से ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ लेकर आते हैं। नीचे की तरफ लेकर आने से उनका क्या मतलब है, हमने अभी अभी देखा कि फोर्स इम्पल्स किसके बराबर है, फोर्स इनटू डेल्टा टी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इम्पल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम, और
चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी। ये हमारे पास में आता है, ठीक है, ये हमारे पास में यहां पे आ रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर हम इस डेल्टा टी को क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ इंपैक्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, वी विल बी कॉलिंग इट टाइम ऑफ इंपैक्ट। अगर इस डेल्टा टी को हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, अगर डेल्टा टी इंक्रीज होता है तो उस वाले केस में जो भी फोर्स एक्सपीरियंस्ड है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड विल बी डिक्रीजेस। किस तरीके से, F इज इक्वल टू dP अपॉन dt। तो ये एक इनवर्स रिलेशन हमें यहाँ पे फोर्स और डेल्टा टी के बीच में मिलता है। तो अगर तुम इस डेल्टा टी को इंक्रीज करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और सेम तरीके से अगर डेल्टा टी छोटा होगा तो फोर्स कैसा आएगा, काफी ज्यादा आएगा। तो जितने भी एप्लीकेशंस है इंपल्स के, उसमें तुम्हें ये वाली जो चीज है इसको ध्यान रखना है। मतलब ये जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है इसको हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा इंक्रीज करना रहेगा, ताकि हम जो भी फोर्स एक्सपीरियंस्ड है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो सबसे पहला केस आता है क्रिकेटर वाला। अब क्रिकेट की बॉल को जब उन्होंने कैच किया तो कैच करते अगर वो अपने हाथ को यहीं रखते, नीचे नहीं लेकर आते, तो उस वाले केस में क्या होता, जो चेंज इन मोमेंटम है वो बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में हो गया। बॉल आ रही थी, मास था, वेलोसिटी थी, एकदम से तुमने हाथ में पकड़ा, वेलोसिटी 0 हो गई, मोमेंटम चेंज हो गया। और जो मोमेंटम चेंज हुआ वो बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में हुआ। अब छोटा सा टाइम पीरियड है, इसका मतलब क्या हो गया, टाइम ऑफ इंपैक्ट कम है, कम होगा तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ज्यादा आएगा। तो हम जो भी क्रिकेटर है वो क्या करते हैं, अब क्रिकेटर जैसे ही बॉल आई तो उसका कुछ मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, अब वो अपने हाथ में लेते हैं और इस हाथ को ऐसे नीचे की तरफ लेकर आते हैं। तो जो यहां से यहां तक ये हाथ को लेकर आए, उतने इसने क्या कर दिया, टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया। तो वो जो टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ा, उसकी वजह से क्या हो गया, जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड है वो यहां पे कम हो जाता है। तो जितने भी एप्लीकेशंस है इंपल्स के, उनमें ये सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। आप टाइम ऑफ इंपैक्ट को इंक्रीज करोगे और जो फोर्स लग रहा है उसको डिक्रीज करना होगा। जैसे अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन फॉल्स फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर। अब तुम देखो, कोई इंसान है, वो ऊपर से कहां गिरा, वो सीमेंट पे गिरा। अब जो वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो इट हैज सम मास, इट हैज सम वेलोसिटी, तो कुछ मोमेंटम है। जैसे ही वो सीमेंटेड फ्लोर पे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब उसका मोमेंटम एकदम से 0 हो गया। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो कैसे आया, बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में। अब छोटे से टाइम इंटरवल में मतलब डेल्टा टी बहुत छोटा, डेल्टा टी बहुत छोटा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। फोर्स ज्यादा होगा तो जो भी इंसान सीमेंटेड फ्लोर पे गिरेगा उसको काफी चोट आएगी। अब तुम दूसरा केस देखो, अब वही इंसान उसी तरीके से किसके अंदर गिरा है, एक बजरी के ढेर में गिरा, ठीक है। बजरी आई थिंक आप लोग समझते हो, द हिप ऑफ सैंड जिसे हम कहते हैं। तो जब वो बजरी के ढेर पे गिरेगा तो बजरी का ढेर क्या होगा, वो ढेर कुछ इस तरीके से, इसका डायग्राम आपका बनता है इस तरीके से, बजरी का ढेर है। अभी ये इसका एक पॉइंट है, जब कोई इंसान इसके ऊपर गिरता है तो जब गिरता है तो ये कैसे हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो मैंने पहले जो ये पॉइंट यहां था, अब गिरने पर ये नीचे खिसक के आ गया, मतलब ये मिट्टी जो है वो नीचे धंस जाती है। तो अब यहां ध्यान रखो, यहाँ पे जो सीमेंटेड फ्लोर है, सीमेंटेड फ्लोर में तो क्या हुआ, गिरा और वहीं रुक गया, मतलब वेलोसिटी तुरंत ही 0 हो गई, टाइम ऑफ इंपैक्ट बहुत छोटा था और फोर्स एक्सपीरियंस्ड क्या हो गया, काफी हाई हो गया। यहाँ पे मिट्टी के ढेर पे देखना, मिट्टी के ढेर पे ये यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आया और वेलोसिटी 0 नहीं हुई। अब ये धीरे 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 नीचे आ रहा है, नीचे आके यहां रुका है। तो इसका मतलब इसका जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, जो डेल्टा टी टाइम है मोमेंटम को चेंज होने में, वो डेल्टा टी टाइम इतना बढ़ गया। तो जब वो इतना डेल्टा टी टाइम बढ़ गया तो उसने फोर्स को क्या कर दिया, कम कर दिया, और उस इंसान को चोट नहीं आएगी, उसकी हड्डी पसली नहीं टूटेगी। वहीं सीमेंटेड फ्लोर पे
गिरने से टूट जाती है। तो जब भी कोई हाई जंप के प्लेयर होते हैं, तो हाई जंप अगर आउटडोर एरिया में हो रहा है तो वहां पे ये इस तरीके से सैंड ड्यून्स, जो सैंड होती है उसका एक टीला बनाया जाता है ताकि वो हाई जंप के बाद जाके उसके ऊपर गिरे और उन्हें चोट ना लगे। अगर इंडोर स्टेडियम में हाई जंप करवाया जा रहा है तो वहां पे बहुत बड़े बड़े गद्दे रखते हैं जो काफी ज्यादा कुशन्ड हो, बहुत अच्छे से नीचे दब जाए ताकि उनको चोट ना लगे। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन हो गया। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, चाइना एंड ग्लासवेयर्स आर रैप्ड विद द हेल्प ऑफ पेपर और द एयर फिल्ड प्लास्टिक। आप लोगों ने देखा है वो ऐसे चट जो बोलते हैं, वैसे प्लास्टिक वाले जो पार्ट होते हैं जिनमें हवा भरी हुई होती है, उनसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी क्रॉकरी होती है या फिर जो टूटने वाली चीजें होती है उनको उससे हम रैप करके रखते हैं। कारण क्या है, अगर हमने सिंपली क्रॉकरी को रखा, अब वो सिंपली क्रॉकरी अगर नीचे गिरी तो नीचे गिरते ही क्या होगा, उसके ऊपर टाइम बहुत कम है तो जो फोर्स लगेगा वो काफी ज्यादा लगेगा और फोर्स ज्यादा लगने की वजह से वो टूट जाएगी। वहीं अगर हमने उसको कागज से रैप कर दिया या फिर वो जो हवा भरी हुई प्लास्टिक होती है उससे रैप कर दिया या फिर स्ट्रॉ के पीसेस से हमने उसको रैप किया, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एयर फिल्ड है। एयर फिल्ड है तो जैसे वो नीचे गिरेगा वो पहले थोड़ा दबेगा तो जो भी फोर्स वहां पे आया है, वो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है उसको क्या हो जाता है, उसको टाइम लगता है। वो जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जैसे टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज होगा, फोर्स एक्सपीरियंस हमारा डिक्रीज होगा और हम उस क्रॉकरी को टूटने से बचा लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट सब में अप्लाई होगा, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, सबको एक्सप्लेन कर सकते हो तुम। The vehicles are provided with shockers, क्योंकि जो हमारी सड़कें हैं उनमें कई जगहों पे गड्ढे आते हैं, फिर वो ब्रेकर वगैरह आते हैं, तो कभी ऊपर हो रही है कभी नीचे हो रही है, तो बीच बीच में क्या होता है, दचके आते हैं। तो उन दचकों से बचने के लिए क्या किया जाता है, शॉकर्स लगाए जाते हैं। ये शॉकर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी इम्पैक्ट आता है, उसको टाइम ऑफ इम्पैक्ट को ये इंक्रीज कर देते हैं और उसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस डिक्रीज हो जाता है। अब तीसरा है बोगीज ऑफ ट्रेन। ट्रेन की बोगीज में बफर्स लगाए हुए होते हैं ताकि एकदम से अगर शंटिंग हो, एकदम से ट्रेन रुके या एकदम से ट्रेन चले तो हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आए, हम इजीली उसको कॉप अप कर पाए। ये भी इम्पैक्ट टाइम को इंक्रीज करने के लिए है। दूसरा, हम टेनिस की बॉल को बहुत इजीली कैच कर सकते हैं, लेकिन वो जो लेदर की बॉल आती है जिससे क्रिकेट खेला जाता है उसको कैच करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसका मास ज्यादा है। टेनिस की बॉल का मास कम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसके साथ में ऑलरेडी हमारा इनर्शिया अप्लाइड रहेगा, तो मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा। अब मोमेंटम ज्यादा है तो उसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड है वो भी हम लोगों को ज्यादा लगता है, इसलिए टेनिस की बॉल को कैच करना इजी रहता है। हेड ऑन कॉलिजन में भी क्या हो रहा है, कोई भी दो गाड़ियां आ रही है, दोनों गाड़ियां आके एकदम से टकरा के अलग हो गई। तो जब एकदम से टकराती है तो दोनों स्पीड में थी, एकदम से चेंज इन मोमेंटम हुआ और बहुत ही छोटे टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ, तो जो इम्पैक्ट आया, जो इफेक्ट आया फोर्स का, वो काफी ज्यादा होता है, वो इंपल्स काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, जितने भी एथलीट्स हैं उनको कहा जाता है कि भैया जब तुम स्प्रिंट करके आ रहे हो, जब तुम 100 मीटर की रेस लगा के आ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि 100 मीटर्स की रेस लगाई अब एकदम से खड़े हो गए, एकदम से रुकना चाहोगे तो तुम मुंह के बल गिर जाओगे। तो बेटर है, उनको एडवाइस किया जाता है कि जैसे ही तुम्हारी स्प्रिंट खत्म होती है तुम आराम से धीरे धीरे स्लोली रेस्ट पे आना, एकदम से रेस्ट पे मत आना, अदरवाइज मुंह के बल गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ द इम्पल्स। तो ये आज हम लोगों ने इम्पल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या फिर जो क्वेश्चंस वगैरह हैं इम्पल्स से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो अगर आप लोगों को करने हैं तो आप आईपीए इंस्टीट्यूट के ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे डिटेल्ड लेक्चर्स प्रोवाइडेड है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।